नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे बीए प्रोग्राम फिफ्थ सेमेस्टर में जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया फर्स्ट है उसके बारे में। इसका ये फर्स्ट यूनिट है। इसमें हम आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि के बारे में बात करेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में। इसमें हम जानेंगे कि दोनों क्या होते हैं, दोनों में क्या अंतर होता है, दोनों के कारक क्या होते हैं, निर्धारक तत्व क्या होते हैं, इत्यादि बातें जानेंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, आर्थिक समृद्धि से विपरीत निश्चित समय अवधि में किसी अर्थव्यवस्था में जो जीडीपी होता है उसमें होने वाली वृद्धि होती है। सामान्यतः यदि जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी या जीडीपी या फिर जो हमारा पर कैपिटा इनकम है, प्रति व्यक्ति आय होती है, अगर उसमें वृद्धि होती है तो हम कह सकते हैं कि आर्थिक समृद्धि हो रही है। और आर्थिक विकास की अवधारणा क्या कहती है कि आर्थिक विकास से तात्पर्य है उस प्रक्रिया से जिसके परिणाम स्वरूप देश के समस्त उत्पादन साधनों का कुशलता पूर्वक विदोहन होता है। इससे राष्ट्रीय और जो प्रति व्यक्ति आय होती है उसमें निरंतर और दीर्घकालिक वृद्धि होती है। लेकिन इसमें एक और पॉइंट है, इसमें जनता का जो जीवन स्तर है और सामान्य कल्याण का सूचकांक वो भी बढ़ता है। और इसमें मतलब जो लोगों का जीवन स्तर है और उसके कल्याण का सूचकांक भी बढ़ता है, जबकि पहले वाले को सिर्फ जीडीपी और जीएनपी तक ही देखा जाता था। और इस प्रकार जो आर्थिक समृद्धि है वो मात्रात्मक संकल्पना है, जबकि आर्थिक विकास एक गुणात्मक संकल्पना है। अर्थात जो आर्थिक समृद्धि है उसको नंबरों में गणना की जा सकती है, लेकिन जो आर्थिक विकास है उसकी नंबरों में गणना नहीं की जा सकती, क्योंकि आप आर्थिक कल्याण को नहीं नाप सकते हैं। अगर लोगों के जीवन स्तर में कुछ सुधार हुआ है तो आप उसको उसकी गणना नहीं कर सकते हैं सही प्रकार से। अतः कहा जा सकता है कि आर्थिक विकास एक व्यापक संकल्पना है, और जिसमें सकल राष्ट्रीय एक व्यापक संकल्पना है, जबकि उद्योगों, सेवाओं और बैंकिंग गतिविधियों के स्तर बढ़ जाते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान श्रम शक्ति के व्यावसायिक ढांचे में परिवर्तन होता है, उसकी दक्षता उत्पादन में वृद्धि होती है। इसके अंतर्गत कहा आर्थिक विकास एक व्यापक संकल्पना को इसलिए माना गया है इसमें, क्योंकि इसमें जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद है उसमें तो वृद्धि होती है, लेकिन इसके साथ साथ जो उत्पादन है और दक्षता है उसमें भी वृद्धि होती है। तो यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, आप इन क्वेश्चंस को यूज करके देख सकते हैं। जैसे आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि में अंतर कीजिए। भारत में जनसंख्या किस प्रकार से आर्थिक विकास का अवरोधक रही है। तो ये जब जनसंख्या वाला चैप्टर आएगा तो हम उसमें भी करेंगे इस बात पे विचार कि जनसंख्या किस प्रकार से आर्थिक विकास की अवरोधक रही है। फिर ये यहाँ पर कुछ जो पंचवर्षीय योजनाएं थी उसके बारे में यहाँ पर चर्चा की जा रही है, हम उसकी भी चर्चा करेंगे। और यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिखा है, आर्थिक विकास किन रूपों में आर्थिक समृद्धि से व्यापक है। आर्थिक विकास के मापन क्या है, तो इन मापनों की भी हम चर्चा करेंगे। जैसे HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो गया, PQLI फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स हो गया, और भी चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे इसमें, जैसे ह्यूमन ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स इत्यादि के बारे में। तो जैसे यहाँ पे लिखा है, आर्थिक समृद्धि बनाम आर्थिक विकास। तो यहाँ पे जैसे वास्तव में आर्थिक समृद्धि से आशय सकल घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद एवं प्रति व्यक्ति आय में होने वाली निरंतर वृद्धि से, जबकि आर्थिक समृद्धि उत्पादन की वृद्धि से संबंधित है। यहाँ पे दोनों में ही आर्थिक समृद्धि देखा गया है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि को ही एक साथ मानकर चलने लग जाते हैं, मगर दोनों धारणाएं अलग है। जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है कि आर्थिक विकास का संबंध कल्याण से, इसमें गरीबी, बेरोजगारी तथा असमानता में कमी आती है। और आर्थिक समृद्धि आर्थिक विकास की पूर्व शर्त है। इससे आशय है कि सबसे पहले आर्थिक समृद्धि आएगी, तभी तो हम धीरे धीरे जो ये गरीबी, बेरोजगारी इत्यादि जो समस्याएं हैं उनको दूर कर पाएंगे। तो आर्थिक विकास नापने की यहाँ पे एक मापन विधि बता रखी है कि गत वर्ष की तुलना में वर्तमान वर्ष के जीडीपी में परिवर्तन। मतलब कि यहाँ पे जो पिछले साल का जीडीपी था और आज का जो जीडीपी है उन दोनों को माइनस करके जो अंतर आएगा, और उसके नीचे में आएगा जो पिछले साल का जीडीपी है वो, और इन दोनों को हम अगर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे डिवाइड करने के बाद, तो आर्थिक विकास का जो दर है वो आ जाएगी। जैसा मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ग्रोथ रेट
ग्रोथ रेट जो आर्थिक समृद्धि है वो बराबर है करेंट ईयर माइनस जो पिछले वर्ष की थी वो, और यहाँ पे जो पिछले वर्ष की जीडीपी है उसे लिखना है और यहाँ पे 100 कर देना है। और यहाँ पे मैंने डिफरेंस को बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, व्याख्या करी हुई है, तो आप इसे इसे पढ़ेंगे तो ज़्यादा आसान रहेगा। जैसे यहाँ पे लिखा है कि आर्थिक समृद्धि एक अर्थव्यवस्था के संकेतकों में सकारात्मक बदलाव है, मतलब जीडीपी जीएनपी इन सब का जो संकेतक है उसमें सकारात्मक बदलाव है। आर्थिक विकास एक अर्थव्यवस्था में मात्रात्मक गुणात्मक दोनों परिवर्तन लाता है, क्योंकि इसमें जीएनपी जीडीपी प्रति व्यक्ति आय और ह्यूमन कैपिटल एच डी आई एच पी आई PQLI इन सब को भी जोड़ा जाता है। जो मैंने यहाँ पे अभी टर्म्स यूज़ की PQLI HDI HPI इन सबको मैं आगे इन सब की अच्छे से व्याख्या करूँगा और इन पे मैं एक एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा। हालांकि इसमें दे रखा है लेकिन तब भी मैं कोशिश करूँगा कि उन पे सब अलग अलग सेपरेट वीडियोस बने, तब जाके वो अच्छे से समझ आएंगे। आर्थिक समृद्धि से तात्पर्य किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा में वृद्धि से है, जबकि आर्थिक विकास से तात्पर्य बढ़ती अर्थव्यवस्था के संदर्भ में, मतलब आर्थिक समृद्धि होने के कारण हमारी अर्थव्यवस्था तो बढ़ गई, लेकिन गरीबी बेरोजगारी और असमानता में कमी को ही हम आर्थिक विकास के अंदर मान सकते हैं। आर्थिक समृद्धि से अभिप्राय वास्तविक राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि से है। जैसा अभी बता चुका हूँ मैं, आर्थिक विकास का जीवन की गुणवत्ता और जीवन स्तर में सुधार, उदाहरण के लिए साक्षरता, जीवन प्रत्याशा और स्वास्थ्य देखभाल के उपाय। यह समय के साथ देश की वस्तुओं सेवाओं के वास्तविक उत्पादन प्रति व्यक्ति आय के वास्तविक उत्पादन में वृद्धि को संदर्भित करता है, जबकि आर्थिक विकास में ऐसी प्रक्रिया और नीतियां शामिल है जिनके द्वारा कोई देश अपने लोगों के सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक कल्याण में सुधार करता है। आर्थिक समृद्धि जीडीपी के घटकों में से एक है, क्रमिक वृद्धि से संबंधित है, खपत, सरकारी खर्च, निवेश या शोध की जाती है, सब चीजें इसमें आती है। आपको पता होगा कि जो जीडीपी है उसे एग्रीगेट डिमांड के रूप में माना जाता है, तो इसी के अंदर ये सरकार का जो एक्सपेंडिचर होता है, इन्वेस्टमेंट आता है, जो शुद्ध निर्यात, नेट एक्सपोर्ट इत्यादि बातें आ जाती है, सब इसके अंतर्गत आती है। आर्थिक विकास मानव पूंजी सूचकांक की वृद्धि और असमानता में कमी से संबंधित है। फिर यहाँ पे जैसे आर्थिक समृद्धि प्रकृति में एकल आयामी है, क्योंकि यह केवल लोगों की आय पर केंद्रित है। आर्थिक समृद्धि आर्थिक विकास की पूर्व शर्त है, यह आर्थिक विकास का एक सबसेट मान सकते हैं, या इसे पूर्व शर्त ही माने तो ज्यादा बेहतर होगा। आर्थिक विकास प्रकृति में बहुआयामी है, क्योंकि यह आय और लोगों के जीवन स्तर में सुधार दोनों पर केंद्रित है, जैसे साक्षरता, जीवन प्रत्याशा। आर्थिक विकास आर्थिक समृद्धि के बाद आता है और यह आर्थिक समृद्धि का सकारात्मक प्रभाव है। छठा इसमें पॉइंट है कि आर्थिक समृद्धि के संकेतक क्या हैं? सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी, सकल राष्ट्रीय आय जीएनआई, प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम। सिक्स्थ है इसमें आर्थिक विकास के संकेतकों में आता है एचडीआई, मानव विकास सूचकांक जिसे हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी कहते हैं, मानव गरीबी सूचकांक एचपीआई जिसे हम ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स भी कहते हैं, गिनी गुणांक जिसे हम गिनी को एफिशिएंट भी कहते हैं, तो इसके ऊपर भी एक वीडियो बनेगी। और जैसे यहाँ पे लिंग विकास सूचकांक जीडीआई, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, व्यापार का संतुलन और जीवन सूचकांक की भौतिक गुणवत्ता PQLI, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। तो ये सब बातें आ गई है, इसके सूचक हैं दोनों में, संकेतक कह सकते हैं आप इन्हें। यह अल्प अवधि के लिए से निश्चित समय अवधि में मापा जाता है। जो हमारा आर्थिक समृद्धि है वो अल्प अवधि के लिए होता है और इसे निश्चित समय अवधि में माप सकते हैं, लेकिन जो हमारी आर्थिक विकास है वो एक सतत और लंबी अवधि की प्रक्रिया है। आर्थिक विकास मापने के लिए विशिष्ट समय अवधि नहीं होती। अब जैसे यहाँ पे पॉइंट है कि आर्थिक समृद्धि केवल मात्रात्मक पहलू दिखाता है, यह अर्थव्यवस्था में मात्रात्मक परिवर्तन लाता है। आर्थिक समृद्धि एक खर्चीली प्रक्रिया है जिसमें सरकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता भी हो सकती है, और क्योंकि इसमें जो हमारा प्राइवेट सेक्टर है वो भी इसको और अच्छा बेहतर कर सकता है। तो आर्थिक विकास अर्थव्यवस्था में मात्रात्मक और गुणात्मक परिवर्तन लाता है। आर्थिक विकास के लिए सरकार का हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है, क्योंकि सभी विकासात्मक नीतियाँ सरकार द्वारा बनाई जाती है। तो इसमें जो विकासात्मक नीतियाँ उसे सरकार द्वारा ही बनाया जाता है, क्योंकि निजी जो प्राइवेट सेक्टर है उनके द्वारा कोई विकासात्मक जो गरीबों के कल्याण से संबंधी नीति है वो नहीं बनाई जा सकती।
यह उत्पादन में वृद्धि को संदर्भित करता है। यह उत्पादकता में वृद्धि को संदर्भित करता है। मतलब ये उत्पादन में वृद्धि जैसे जीडीपी, जीएनपी, अगर इनमें कोई अ, वृद्धि होती है, एक प्रोडक्शन होता है, एक प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता। प्रोडक्शन का मतलब कि पहले 100 यूनिट बनती थी, अब 110 यूनिट बनने लग गई है। लेकिन उत्पादकता का मतलब है कि पहले 100 कर्मचारी मिलके 200 यूनिट बनाते थे। उसके अंतर्गत मतलब अगर उसका हम एवरेज निकाले तो एक कर्मचारी बनाता था 2 यूनिट बनाता था। लेकिन अब हमने उनको ज़्यादा पैसे दिए और उनको अच्छा कौशल सिखाया और नई नई तकनीकें ला कर दी, तो इसकी वजह से जो अब एक कर्मचारी है वो 5 यूनिट बनाने लग गया है। अर्थात जो जो लोग पहले जो 100 लोग पहले मिलकर के केवल 200 यूनिट का उत्पादन करते थे, अब वो 100 लोग मिलकर के 500 यूनिट तक का उत्पादन कर रहे हैं। तो यही होता है प्रोडक्टिविटी में वृद्धि। आर्थिक समृद्धि आर्थिक विकास की तुलना में संकीर्ण संकल्पना है, ये छोटी संकल्पना है। आर्थिक विकास आर्थिक समृद्धि की तुलना में एक व्यापक संकल्पना है, क्योंकि आर्थिक समृद्धि के अंतर्गत सिर्फ जीडीपी, जीएनपी, इन सब चीज़ों को ही लिया जाता है। लेकिन आर्थिक जो समृद्धि है उसके आर्थिक विकास है उसके अंतर्गत जीडीपी, जीएनपी, जो एचडीआई है, पीक्यूएलआई है, एचपीआई, उन सब चीज़ों को ले लिया जाता है। यह विकास का एक साधन मात्र है और यह विकास का अंत है। अर्थात आर्थिक समृद्धि के द्वारा हम विकास कर सकते हैं, क्योंकि यह विकास का एक साधन है। लेकिन जो आर्थिक विकास जब हम प्राप्त कर लेते हैं, जब हम डेवलप डेवलप हो जाते हैं, तो ये हमारे सब जितने भी हमने करे हैं आर्थिक समृद्धि, जो जीडीपी में हमने बढ़ोतरी की है, जीएनआई में बढ़ोतरी की है, वो उन सब का एक मतलब लास्ट स्टेज पहुंच जाता है। जब अपने पीक पर सब चीज़ें होंगी तो इसका मतलब कि हम डेवलप्ड हो गए हैं, तो यही बात इसमें आई है। आर्थिक समृद्धि अर्थव्यवस्था में उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है और आर्थिक विकास अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन से संबंधित है। जैसे आर्थिक विकास बराबर है आर्थिक समृद्धि प्लस जीवन स्तर। तो ये जो मैंने पॉइंट काटा है इसको आपको करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपको आवश्यक लगता है तो आप, जब आपको कोई और पॉइंट ना सूझे, तो आप इस पॉइंट का यूज़ कर सकते हैं कि इसका जो आर्थिक समृद्धि उसका जीवन की खुशी से कोई सरोकार नहीं होता, और जो आर्थिक विकास है उसका जीवन की खुशी से संबंध होता है। आर्थिक समृद्धि में गरीबी और असमानता रह सकती है, आर्थिक विकास में गरीबी और असमानता के अंत से जुड़ा हुआ है। अब यह आर्थिक समृद्धि विकसित देश में पर्याप्त जो प्रगति है उसका आकलन करने का अधिक प्रासंगिक है। जैसे आपने देखा होगा जो रशिया है या यूरोपियन कंट्रीज है या फिर अमेरिका हो गया, उन सब की जब जीडीपी, जीएनआई इत्यादि चीज़ें आती है, पर कैपिटा इनकम आती है, तो हम, क्योंकि वो विकसित देशों, विकासशील देशों की तुलना में बहुत अधिक होती है, तो इसका मतलब कि वो समृद्ध है, ये माना जाता है। और यही उनकी प्रगति का आकलन करने का भी यही तरीका होता है। अगर पिछले साल की तुलना में अगर उनका जो पर कैपिटा इनकम है साल बढ़ा है, तो उनको संतुष्टि मिल जाती है कि उन्होंने विकास करा है। और लेकिन जो आर्थिक विकास है वो विकासशील देशों में प्रगति और जीवन गुणवत्ता का अधिक प्रासंगिक माप है, क्योंकि विकसित देश तो अपना विकास कर ही चुके हैं संपूर्ण रूप से। अब उन्हें ना एच डी है ना पीपीएल है, इन सब में वृद्धि करने की जरूरत है। लेकिन जो विकासशील देश हैं वो अपने जो स्टेज है अपना डेवलपमेंट का उसमें अभी चल ही रहे हैं, तो उनके लिए आवश्यक हो जाता है कि वे अपनी जो राष्ट्रीय है उसमें वृद्धि के साथ साथ जीवन की गुणवत्ता में भी सुधार करें, और ये इनको प्रासंगिक माप भी है। उसमें जैसे लिखा गया भौतिक अवधारणा यह है अधिक अमूर्त धारणा है। तो ये हमारी कुछ बातें थी आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास में अंतर से। अब यहाँ पे हम आर्थिक विकास फैक्टर अफेक्टिंग जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसके बारे में चर्चा करेंगे। हम इसके बारे में जो हमारी सेकेंड यूनिट थी उसमें भी चर्चा करेंगे, क्योंकि उसमें ज़्यादा विस्तार से बताया जा रखा है आर्थिक समृद्धि के कारकों के बारे में और आर्थिक विकास के कारकों के बारे में। मैंने यहाँ पे भी कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, आप इनको भी पढ़ सकते हैं। हालांकि ये विकासशील अर्थव्यवस्था वाला है, जो हम भारत के विकासशील अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे।
तब ये चीज़ आपकी क्लियर हो जाएगी। विकास एक बहुआयामी प्रक्रिया है, ऐसे भी आएगा। वैसे तो क्वेश्चन 5th सेमेस्टर के काफ़ी आसान आते हैं, लेकिन तब भी आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाना, क्योंकि एजम्पशंस पे रहना अच्छी बात नहीं। आर्थिक घटक, तो इसमें 2 भागों में इसको बाँटा गया है, आर्थिक कारक और गैर आर्थिक कारक। तो आर्थिक कारक में क्या है? पूंजी उत्पादन हो गया, श्रम शक्ति और जनसंख्या हो गया, तकनीकी प्रगति, जो टेक्निकल डेवलपमेंट हो गया, वित्तीय स्थिरता हो गई, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होती है वो, कैपिटल फॉर्मेशन हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, विकासात्मक नियोजन हो गया। ये सब चीज़ें आर्थिक घटकों में आ जाती हैं। और गैर आर्थिक घटक में सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक घटक आ जाते हैं। अब यहाँ पे PQLI के बारे में मैंने बता रखा है, तो मैं इसको बाद में भी करवाऊंगा, अलग से इसके लिए वीडियो बनाऊंगा, लेकिन तब भी यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत इसका आइडिया दे देता हूँ। इसका प्रतिपादन मॉरिस डी मॉरिस ने 1979 में करा था। इसके लिए उन्होंने 23 विकसित और विकासशील देशों का जो अध्ययन करा था, उससे उसके अंतर्गत उन्होंने यह माना कि जो आर्थिक वृद्धि है उसका GNP ठीक प्रकार का माप नहीं है, और जो PQLI है वो भी इसके लिए उपयुक्त नहीं है। हालांकि इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, आप इसकी चिंता मत कीजिएगा। जीवन की गुणवत्ता, अनेक सामाजिक आर्थिक विशेषताएं, और PQLI जीवन का मतलब PQLI भी जीवन की गुणवत्ता का सही माप क्यों नहीं, क्योंकि इसमें सामाजिक आर्थिक विशेषताएं, सुरक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, अन्य बातों को नहीं किया। तो यहाँ पे PQLI के घटक क्या हैं, या आयाम भी बोल सकते हैं आप इन्हें। इसके अंतर्गत किन किन चीजों को शामिल किया जाता है? तो PQLI के अंदर शामिल किया जाता है शिशु मृत्यु दर। इसमें प्रत्येक 1000 जन्मे बच्चों में से 1 वर्ष तक की आयु के बच्चों की गणना की जाती है। अगर जो यहाँ पे गणना है तो 0 से लेकर 100 तक अंक दिए जाते हैं। अगर 0 होता है तो सबसे अच्छा माना जाता है, और 100 आता है तो खराब माना जाता है। मॉरिस ने अधिकतम इसके लिए माना है कि 229 रहना चाहिए 1000 में से, और न्यूनतम जो है वो 7 रहना चाहिए 1000 से, तो न्यूनतम वाला ज़्यादा बेहतर है। जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, 1 वर्ष से अधिक आयु, तो इसके लिए भी उन्होंने वही जो अंक थे वही दिए हैं उन्होंने यहाँ पर भी। 100 से 0 से लेकर 100 तक, अगर 100 आता है तो सबसे अच्छा, और 0 आता है तो सबसे खराब। अर्थात कि एक व्यक्ति कितना जीवन जी सकता है, उन्होंने जीवन जीने की जो प्रत्याशा है उसको न्यूनतम, मतलब न्यूनतम माना कि वो 38 वर्ष तक जीता है एक व्यक्ति, और एक 77 वर्ष तक एक व्यक्ति जीता है। और यहाँ पे अब आ जाता है साक्षरता दर, लिटरेसी रेट, 0 से लेकर 100 तक। इसमें भी उन्होंने अंक दिए हैं, 0 सबसे खराब और 100 सबसे अच्छा। ऐसी गणना की कैसे की जाती है? जो तीनों हमारी जो लिटरेसी रेट है, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, और जो हमारी यहाँ पे जो शिशु मृत्यु दर, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, उन तीनों को प्लस करके फिर 3 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद आएगी जो अंक आएंगे, उनमें अगर 0 है तो सबसे खराब, 100 है तो सबसे बेहतर माना जाता है। तो इस हिसाब से भी देशों को रैंकिंग दी जाती है। अब HDI की बात कर लेते हैं, कि मानव विकास सूचकांक एक सूचकांक है जिसका उपयोग देश के मानव विकास के आधार को मापने के लिए किया जाता है। इस सूचकांक से इस बात का पता चलता है कि कोई देश विकसित है या विकासशील अथवा अविकसित है। तो मानव विकास सूचकांक जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय, संकेतकों का एक समग्र आंकड़ा है। मानव विकास के 4 स्तरों पर देशों को श्रेणीगत करने का उपयोग किया जाता है। जिस देश की जीवन प्रत्याशा, शिक्षा स्तर, GDP प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है उसे उच्च श्रेणी में माना जाता है। 1990 में पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक द्वारा तैयार किया गया और सम्मिलित किया गया, और नोबेल पुरस्कार विजेता जो अमर्त्य सेन थे, भारतीय अर्थशास्त्री, उन्होंने मानव क्षमताओं पर अपने काम में इस्तेमाल किया था इन चीज़ों को। विभिन्न देशों को लोगों के आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक विकास को मापने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा विभिन्न प्रकार के सूचकांकों का निर्माण किया गया है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा भी कुछ जो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है उनके द्वारा भी कुछ मापकों का निर्माण की सूचकांकों का निर्माण किया गया, जैसे यहाँ पे लैंगिक असमानता सूचकांक,
मानव विकास सूचकांक, मानव गरीबी सूचकांक, बहुआयामी गरीबी सूचकांक, लैंगिक विकास सूचकांक। एचडीए इस बात पर जोर देता है कि किसी देश के विकास का आकलन करने के लिए वहाँ के लोगों तथा उनकी जो क्षमताओं को अंतिम मापदंड माना चाहिए। मतलब कि जो वहाँ के लोग हैं उनकी क्षमताएं, कितना उत्पादन करने की कितनी क्षमता है उनके पास, तो उसको माना जाना चाहिए मापदंड, ना कि केवल आर्थिक विकास को वहाँ पे मापदंड माना जाना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो आर्थिक विकास है उसके अंतर्गत प्रोडक्टिविटी को लिया जाता है, लेकिन जो आर्थिक समृद्धि है उसके अंदर केवल प्रोडक्शन को ही लिया जाता है। एचडीआई की पूरी धारणा इस मान्यता पर आधारित है कि किसी राष्ट्र में रहने वाले लोग की उस राष्ट्र की संपत्ति हैं, अर्थात जो एक राष्ट्र में रहने वाले लोग की वहाँ की जो राष्ट्र की संपत्ति होती है, ना कि वहाँ पे जो प्रोडक्शन हो रहा है वो। आर्थिक विकास का मूल उद्देश्य ऐसा वातावरण उपलब्ध कराना है जहाँ लोग लंबे, स्वस्थ और सृजनात्मक जीवन का लाभ उठा सकें। मानव विकास सूचकांक के 3 आयाम हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स है, और फिर उसमें जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, ज्ञान तक पहुंच एजुकेशन इंडेक्स, जैसे कि यहाँ पे लिखा है स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष और स्कूल की शिक्षा के अपेक्षित वर्ष, मतलब कितने वर्ष तक हम स्कूल गए और कितने वर्षों के बाद हमने स्कूल छोड़ दिया। और फिर उसके बाद जीने का एक समय सभ्य मानक जीएनआई यहाँ पे दिया गया है। प्रति व्यक्ति आय, क्रय शक्ति, क्षमता, परचेजिंग पावर, पॉवर्टी, तो इन सब में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स है उसके अंतर्गत इस प्रकार से माना जाएगा उसको। इसमें माइनस करके निकाला जाता है, 20 को सबसे वर्स्ट माना जाएगा, वर्स्ट माना जाता है। तो यहाँ पे जो लाइफ इंडेक्स वैल्यू है उसमें से माइनस कर दिया जाएगा 20 को, और फिर उसके बाद उसकी गणना की जाएगी। उसी प्रकार से जो हमारा एजुकेशन इंडेक्स है उसमें से जो एवरेज स्कूलिंग इंडेक्स है, और फिर जितने साल हम स्कूल नहीं गए उसको मतलब डिवाइड कर देना है 2 से, और फिर वो वैल्यू हमारी आ जाएगी यहाँ पर। और यहाँ पे यहाँ पे हमारा था इलिटरेसी रेट, उसके सॉरी, जो यहाँ पे हमारा जो जीएनआई इंडेक्स था हमारा, उसके बारे में यहाँ पे चर्चा की जा रही है कि पर कैपिटा जो हमारा इनकम है उसमें से $100 माइनस कर देंगे। जैसे हम 75,000 में से अगर 100 डॉलर माइनस करेंगे तो जो हमारी आय जो हमारी आय आएगी पर कैपिटा, जो जीएनआई आएगा उसी को माना जाएगा बेहतर, डिवाइड करके जो भी आता है यहाँ पे। और फिर उसके बाद 3 अंडर रूट में उसको लिया जाएगा उन सबको प्लस करके, फिर उस हिसाब से यहाँ पे रैंकिंग दी जाती है। जैसे यहाँ पे 0.8 को सबसे ऊपर माना गया है, फिर 0 से 7 से लेकर 7.99 को उच्च मानव विकास, और 0 से लेकर 0.5 से लेकर के 0.699 को मध्य मानव विकास माना जाता है, और 0.5 को निम्न मानव विकास। भारत का प्रदर्शन कैसा रहा है कि भारत 2018 में 189 में से 130 देशों में था, और फिर 2019 में ये 189 में से 129 देशों में था। इसमें नॉर्वे, स्वीडन और ऑस्ट्रेलिया जो है वो पहले दूसरे तीसरे नंबर पे थे। 2020 में ये इसकी जो प्रदर्शन था उसमें थोड़ी कमी आई, ये 131वें नंबर पर पहुंच गया, और जो 2022 में 132वें नंबर पर पहुंच गया। तो हाल के दशकों में भारत का प्रदर्शन कैसा रहा? 1990 से 2018 के बीच भारत का मूल्य सूचकांक में 50% का सुधार हुआ। यह 0.431 से बढ़कर 0.647 हो गया। भारत का मानव विकास सूचकांक मूल्य दक्षिण एशिया देशों के औसत मूल्य से अभी भी अधिक है। दूसरे शब्दों में कहें तो मानव विकास सूचकांक मूल्य के मामले में भारत की स्थिति में संतोषजनक सुधार हुआ है। तो ये था एचडीआर पीक्यूएलआई के बारे में। अभी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि भारत एक विकासशील अर्थव्यवस्था के लक्षण पाए जाते हैं इस बात पर। तो जैसे यहाँ पे लिखा है कि चूंकि भारत की प्रति व्यक्ति आय निम्न है, और क्या क्या इसमें लक्षण पाए जाते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था को तो एक विकासशील अर्थव्यवस्था हम माने, तो इसके लिए सबसे पहले हमें विकासशील अर्थव्यवस्था
के बारे में थोड़ा बता देना है। भारत एक निम्न मध्य आय वाली विकासशील अर्थव्यवस्था का उदाहरण प्रस्तुत करता है, किंतु सकल घरेलू उत्पाद में तेजी से हो रही वृद्धि के चलते ये आगामी कुछ वर्षों में मध्यम आय वाले देशों के वर्ग में प्रवेश कर जाएगा। तो जैसे यहाँ पे पहला लक्षण है इसका, इसकी जो पर कैपिटा इनकम है वो कम है। जो भारत की प्रति व्यक्ति है कुछ देशों को छोड़कर विश्व में सबसे कम है। वर्ष 2008 में भारतीय कुल कार्यकारी जनसंख्या का लगभग 58.2% कृषि में लगा हुआ था, जिसका राष्ट्रीय आय में जो योगदान था वो 14.6% था। फिर उसके बाद आता है अर्थव्यवस्था पर जनसंख्या का बढ़ता दबाव। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या बढ़कर 1.2 अरब हो चुकी है। इतनी बड़ी जनसंख्या के जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए भोजन, वस्त्र, आवास, औषधि, शिक्षा की व्यवस्था करना एक बड़ी चुनौती। तो जनसंख्या का बढ़ता दबाव, बेरोजगारी की समस्या, भारत में लगातार बेरोजगारी और अल्प रोजगार की समस्या से ग्रसित रहा है। यह मात्रात्मक रोजगार के साथ साथ गुणात्मक रोजगार की कमी रही। फिर पर्याप्त पूंजी का अभाव है, इसमें जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसका भी अभाव देखा गया है। जनसंख्या की अधिकता के कारण यहाँ पे जो बचत दर है वो भी काफी कम है, परिणामतः पूंजी निर्माण की प्रचलित दर भी नहीं होती है, क्योंकि जब हमारे पास पैसा होता है तो हम उसमें से ज़्यादा हिस्सा बचा लेते हैं और फिर उससे जो आगे इन्वेस्टमेंट होती है उसके लिए उसका उपयोग किया जाता है। फिर यहाँ पे दोषपूर्ण संपत्ति वितरण है, शहरी ग्रामीण स्तर पर परिसंपत्ति के वितरण में भारी असमानता है। शहरी परिवारों में भी परिसंपत्ति के वितरण में काफी असमानता है। आप जैसे कि देखते हैं ग्रामीण स्तर पर परिसंपत्ति की जो वितरण होता है क्योंकि जनसंख्या अधिक है तो इसलिए भूमि को छोटे छोटे भागों में बांट दिया जाता है, इत्यादि चीजें। मानव संसाधन की गुणवत्ता का निम्न होना, भारत के पास जनसंख्या तो अधिक है लेकिन मानव संसाधन एक जो मतलब कि एक ह्यूमन एक एज अ ह्यूमन का संसाधन के रूप में उपयोग करने में वो अभी सक्षम नहीं है, क्योंकि जो भारत की जनसंख्या में अधिकतर ऐसे लोग हैं जिनका ना तो स्वास्थ्य ठीक है, ना शिक्षा अच्छी है उनकी, ना उनमें सामाजिक सुधार ठीक से हुआ है, सामाजिक कल्याण इत्यादि अभी ठीक नहीं। तो यहाँ पे तकनीकी पिछड़ापन आ जाता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी अभी ठीक प्रकार से आ नहीं पाई और अभी जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत घटिया किस्म की है। और इस कारण जो यहाँ पे लिखा गया है कि हरित क्रांति का भी लाभ हमारा पूरा देश प्राप्त नहीं कर पाया था। फिर अधिकांश राज्यों में अभी भी कृषि उद्योग अभी भी पिछड़ी अवस्था में है, यह बात सही है। हालांकि सरकार इनके लिए भी कार्यक्रम कर रही है। अधिकांश जनसंख्या के जीवन स्तर का निम्न होना, अभी भी आपको पता होगा कि भारत की 30 to 40% जो जनसंख्या है, 30 से 40%, वो अभी भी बहुत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है, जबकि जो यहाँ पे एक गलत लिखा हुआ है 7%, अभी भी और जो हमारे देश की 7% या 5% जो लोग हैं उनके पास हमारे देश के जो संसाधन है उन पर उनका संपूर्ण रूप से कब्जा हो रखा है, जो उनका हिस्सा सबसे ज्यादा है। अल्प विकसित जनांकी लक्षण, जैसा कि यहाँ पे जो जनांकी लक्षण है उसके बारे में जनसंख्या वाले में भी बात करूँगा कि क्या होता है। भारत में जो जनसंख्या का अधिकांश भाग है वो 0 से 15 65 वर्ष से अधिक आयु वर्ग में है, अर्थात मतलब कि इसमें किशोर बच्चे ज्यादा हैं और 65 वर्ष से अधिक आयु के वर्ग वाले बच्चे ज्यादा हैं। इसी कारण जो इसके अतिरिक्त औसत जीवन प्रत्याशा और शिशु मृत्यु दर विकसित देशों की तुलना में काफी अंतर है। वैसे तो भारत की अर्थव्यवस्था में बहुत से क्षेत्रों में काफी प्रगति की है, किंतु इसे गरीबी दूर करने, कुपोषण पर नियंत्रित करने और अपनी समग्र जनसंख्या को आवास तथा सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने की दिशा में और अधिक कार्य करना होगा। तो यहाँ पे जैसे कि हमने देखा कि भारत को निम्न या विकासशील अर्थव्यवस्था वाला देश क्यों कहा जाता है, उसके कारण हमने यहाँ पे विकसित देशों के यहाँ पे कुछ विशेषताएं बताई जा रही हैं। तो मैं यहाँ पे स्किप करके उनको यहाँ पे आ जाता हूँ, क्योंकि जो मेन बातें यहाँ पे बताई जा रही है कि विकसित देशों की प्रमुख विशेषताएं क्या होती हैं। पहला तो वहाँ पे जो उन्नत विज्ञान और तकनीक होता है उसके द्वारा जो प्राकृतिक संसाधन है उसका ठीक प्रकार से वो लोग दोहन कर पाते हैं, अच्छे से उनको बर्बाद बर्बाद मेरा मतलब उनका अच्छे से उपयोग कर पाते हैं।
प्राकृतिक संसाधन किसी भी राष्ट्र के आर्थिक विकास की आधारशिला है। पर्याप्त प्राकृतिक संसाधन राष्ट्र के आर्थिक विकास की कुंजी है। तो विकसित देश क्या करते हैं, उन्नत विज्ञान और तकनीक का उपयोग करके प्राकृतिक संसाधनों का अच्छी प्रकार से दोहन कर पाते, ताकि वे अपने आर्थिक विकास के जो लक्ष्य हैं उनको पूरा कर सकें। जैसे जीडीपी, जीएनआई इत्यादि जो चीज़ें, जैसे जापान, इंग्लैंड, इन सब ने अपने कच्चे माल का जो आयात करके, अपने यहाँ कच्चे माल का आयात करके, मतलब उन्होंने दूसरे देशों से कच्चा माल मंगवा मंगवा करके और अपने जो टेक्नोलॉजी, अपना जो विज्ञान इत्यादि का उपयोग करके उन्होंने उनका अच्छे से प्रयोग करा है। जो वहाँ पे औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, वो भी बहुत उन्नत स्तर पे होता है। वहाँ बड़े पैमाने को उद्योग की स्थापना होती है। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, जर्मनी आदि देशों ने औद्योगिकरण की ओर विशेष ध्यान दिया है, जिसके कारण उन्होंने प्रदूषण में भी काफी बढ़ोतरी की है। तो इन देशों में लोहा इस्पात उद्योग, रसायन उद्योग, इंजीनियरिंग, मोटर गाड़ी निर्माण उद्योग, पोत वायुयान निर्माण उद्योग इत्यादि चीजें आ जाती। फिर उन्होंने कृषि का जो है वो भी यंत्रीकरण या मशीन, इसे यंत्रीकरण या बोल लीजिए, या मशीनीकरण भी आप इसे कह सकते हैं। विकसित देशों ने उद्योगों के लिए कृषि से कच्चे माल प्राप्त करने हेतु कृषि का भी अच्छे से बहुत ज़्यादा विद्वान तरह उन्होंने काट करके कृषि में तब्दील कर दिया है। कृषि उपयोगी कृषि के लिए की जाती भूमि में उन्होंने उसे बना दिया है। जो वन आच्छादित क्षेत्र था उसको हटा साफ करके कृषि के लिए और फिर उसके बाद उन्होंने उस पर कीटनाशकों, रसायनों इत्यादि का इतना ज़्यादा प्रयोग करा है। और फिर जो वहाँ पे जो भी मशीन इत्यादि का उपयोग करके उन्होंने वहाँ पे जो मशीनों का उपयोग करके कृषि की जाती है, कृषि के यंत्रीकरण ने विकसित देशों की प्रगति के द्वार खोल दिए हैं। और संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, पोलैंड इत्यादि ने भी यही करा। हम्म, व्यापारिक आधार पर यहाँ पे उद्यानों का विकास भी हो रखा है। जैसे यहाँ पे बागवानी की जाती है, बाजार में फलों की खेती की जाती है। और अमेरिका, यूरोप के बड़े बड़े नदियों के चारों ओर ऐसे उद्यान स्थित है, उद्यान जो है वो स्थित है, ताकि वहाँ के जो शहरी निवासी हैं उनकी भोजन की आपूर्ति की जा सके। फिर यहाँ पे जैसे बताया रखा है, उन्नत स्तर पर पशुपालन तथा दुग्ध व्यवसाय का विकास। जो यहाँ पे जैसे कि आपको पता होगा कि जो शीतोष्ण जलवायु है और उत्तम चारागाह तथा उत्तम नस्ल के पशुओं के कारण विकसित देशों में पशुपालन बहुत ज़्यादा अधिक होता है। जैसे वहाँ पे गाय, भैंस, गाय का जो मांस है, बीफ जिसे हम कहते हैं, इत्यादि मांस जो है वो बहुत ज़्यादा बिकता है। भेड़ का मांस बहुत ज़्यादा बिकता है। वहाँ पे उससे पहले दूध निकाल लिया जाता है, फिर उनको काट करके उनका मांस का भी उत्पादन कर दिया जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा है, पशुओं से दूध मिलता है, मांस का मिलता है, फिर चमड़ा, जैसे भेड़ होती है तो उन सबको रेजर मशीन से उन सब के पूरे स्किन को छील दिया जाता है और फिर उनसे ऊन निकाल लिया जाता है। तो यहाँ पे यही सब बातें बताई जा रही है। जैसे डेनमार्क, हॉलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, न्यूजीलैंड, आपको ये सब चीज़ें देखनी चाहिए कि किस प्रकार से पशुओं से दूध, मांस और चमड़ा इत्यादि उनसे प्राप्त किया जाता है तकनीकों के माध्यम से। उनको जैसे पशु जो गाय इत्यादि होते हैं, उनके थन जो होते हैं उसमें मशीन लगा दी जाती है और फिर उससे दूध प्राप्त किया जाता है। फिर मांस के लिए भी मशीन आती है, उनको उनको उसके अंदर डाल करके काट दिया जाता है और फिर चमड़ा ऊन उसमें भी जैसे भेड़ बकरी होती है या जो गाय होती है उनकी स्किन को निकाल लिया जाता है, एक ही बार में खींच लेते हैं। तो ये सब बातें इसमें आ जाती है। और फिर इसी कारण इन देशों ने जो पशुपालन है उसका खूब विकास करा है। और दूध से मक्खन, पनीर और दुग्ध चूर्ण, जिसे हम मिल्क पाउडर कहते हैं, इत्यादि तैयार किया जाता है। फिर उसके बाद यातायात, संचार व्यवस्था पर भी बहुत ज़्यादा काम किया है। इन देशों में सड़क है, बृहद रेल पथ है। इन देशों में रेल तथा वायु परिवहन का विकास कर लिया गया है। जल परिवहन, जैसे नदियों, झीलों तथा नहरों का संपन्न यहाँ पर, जैसे आपको पता होगा यूएस में भी कई प्रकार की झीलें हैं।
और इन देशों में जो ऑटोमेटिक मोटर गाड़ियां हैं, विद्युत रेलगाड़ियां हैं, पनडुब्बी है, इत्यादि का बहुत ज़्यादा विकास हो गया है। पर कैपिटा इनकम और राष्ट्रीय आय भी यहाँ पे अच्छी है। विकसित राष्ट्रों में कृषि, उद्योग और व्यापार में वृद्धि होने के कारण यहाँ की जो प्रति व्यक्ति आय है वो भी काफी अधिक है। नारी की स्थिति विकसित देशों में विकासशील देशों की तुलना में नारी की स्थिति भी अच्छी है। यहाँ विकसित देशों में नारी शिक्षित है, रोजगार में संलग्न है, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर है। विकसित देशों में नारी का स्थान पुरुषों के बराबर समझा जाता है, जो कि काफी अच्छा है। इन देशों में नारी साक्षरता का जो प्रतिशत है वो भी काफी ऊंचा है। अधिकांश स्त्रियां स्वस्थ तथा राष्ट्र के निर्माण व अभ्युन्नति में सक्रिय योगदान देती हैं। यहाँ पे भी विकासशील देशों को भी भारत भी इसमें कई कदम बढ़ा रहे, लेकिन आज अभी भी भारत में कई परंपरागत कारणों से इन सब चीज़ों में स्त्रियों की भागीदारी कम देखी गई है। फिर यहाँ पे अन्य विशेषताएं बता रखी है कि उच्च साक्षरता पाई जाती है, जनसंख्या पे भी नियंत्रित वृद्धि होती है, इत्यादि चीजें। तो यहाँ पे विकसित और विकासशील देशों की विशेषताएं वो बताई जा रही है। तो सबसे पहले यहाँ पे विकासशील देश की परिभाषा बताई जा रखी है। ये जो इन दोनों के बीच अंतर है वो यहाँ पे नीचे में भी पॉइंट्स में मिल जाएगा आपको। यहाँ पे जैसे लिखा है कि निम्न बिंदु के माध्यम से विकसित और विकासशील देशों के बीच अंतर जान सकते हैं। तो पहले हम विकासशील देश की परिभाषा जान लेते हैं। वे देश जो कि आर्थिक विकास के प्रारंभिक चरण से गुजर रहे हैं, जहाँ पर लोगों की प्रति व्यक्ति आय कम होती है, गरीबी और बेरोजगारी का स्तर अधिक होता है, लोगों के रहन सहन का स्तर अच्छा नहीं होता और देश की आधारभूत संरचना का विकास नहीं हुआ होता है। ऐसे देशों को विकासशील देशों की संज्ञा दी जाती है। विकासशील देशों के उदाहरण के रूप में हम यहाँ पे देख सकते हैं भारत, चीन, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरब इत्यादि। इसमें हम इसकी निम्न विशेषताएं क्या है। इसका जो HDI है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, वो निचला होता है। यहाँ पे जो सकल घरेलू उत्पाद है वो कम होता है। यहाँ पे जो साक्षरता दर होती है वो निम्न बनी होती है। यहाँ पे जो गरीबी दर है वो उच्च बनी होती है। और परिवहन, संचार और चिकित्सा सुविधाएं यहाँ पे बहुत निम्न दर्जे की होती हैं। शिशु मृत्यु दर, जन्म दर, उच्च मृत्यु दर और उच्च जन्म दर होती है। उच्च शिशु मृत्यु दर भी यहाँ पे देखी जाती है। तो जैसा कि यहाँ पे अब अंतर देख लेते हैं, विकसित और विकासशील देशों में क्या अंतर होता है। विकसित देश में बहुत तकनीकी विकास हो चुका होता है, जबकि विकासशील देश में तेज तकनीकी विकास को प्राप्त करने की कोशिश कर रही होती है। विकसित देशों में लोग शिक्षित होने के कारण तार्किक स्वभाव के होते हैं और अंधविश्वासी नहीं होते, जबकि विकासशील देशों में शिक्षा का कम विकास होता है, उस कारण को लोग अंधविश्वासी और जादू टोने में विश्वास करने वाले होते हैं, जैसा कि आपने देखा भी होगा कई बार। विकसित देशों में पर कैपिटा इनकम हाई होता है। विकासशील देशों में जो पर कैपिटा इनकम है वो लो होता है और लोगों का जीवन स्तर भी अच्छा नहीं होता। विकसित देशों में लोगों के बीच आय का असमान वितरण होता है, जबकि विकासशील देशों में आय में भारी असमानताएं पाई जाती है। जहाँ कुछ लोगों के पास जरूरत से अधिक पैसा होता है तो एक दूसरे का बेघर होता है, जिसके पास भर पेट खाना भी नहीं होता है। विकसित देश की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार औद्योगिक विकास होता है। विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि और मत्स्य पालन होता है। विकसित देशों में जन्म दर और मृत्यु दर कम होती है, जबकि विकासशील देशों में दोनों दरें ऊंची होती है। विकसित देशों के सकल घरेलू उत्पाद का आकार बहुत बड़ा होता है, जिसके कारण स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और आधारभूत संरचना का अच्छा विकास हो जाता है, जबकि विकासशील देशों में सब कुछ इसके उलट होता है। अब यहाँ पे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। धारणीय विकास एक ऐसा विकास जो सभी भावी पीढ़ियों को कम से कम उतनी ऊंची औसत जीवन की गुणवत्ता उपलब्ध कराएगा जितनी वर्तमान पीढ़ी द्वारा प्राप्त की जा रही है। अर्थात इसमें मतलब कि हम जितना भी कंज्यूम कर रहे हैं उतना ही कंजप्शन हमारी आने वाली पीढ़ी करे, उसके लिए किस प्रकार का डेवलपमेंट होगा उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर माना जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा है कि वर्तमान भावी पीढ़ी के लिए जीवन की गुणवत्ता का वह स्टॉक छोड़े जो हमें उत्तराधिकारी के रूप में प्राप्त हुआ है। मतलब हम इसके मालिक तो नहीं कहे जा सकते, क्योंकि हमें ये हमारे पूर्वजों से विरासत में मिला है। तो हम इसे इस प्रकार से उपयोग करें ताकि ये हमारी आने वाली भावी
पीढ़ी को भी इसका उपयोग कर सके। जैसे कि अब आपको पता हो कई प्रकार के जानवर विलुप्त हो चुके हैं और अब उन्हें उन्हें हम जैसे पढ़ते हैं इंडेंजर्ड स्पीशीज में है या फिर विलुप्त विलुप्त होने की कगार पे हैं। इनके संरक्षण के लिए यूनेस्को इत्यादि जो भी है वो सब कार्यक्रम चला रहे हैं। अलग अलग राष्ट्रीय उद्यान उनके लिए बनाए जा रहे हैं। तो धीरे धीरे अगर ये नष्ट होते रहेंगे, पेड़ पौधे नष्ट होते रहेंगे, तालाब अगर सूखते रहेंगे, तो हमारे समय में जो आगे आने वाली जो पीढ़ी है वो सिर्फ इन चीज़ों को किताबें या फिर गूगल पर ही देख पाएगी। रियल में कभी वो इन सबको फील ही नहीं कर पाएगी कि कैसा इन्वायरमेंट रहता है। वैसे भी हम लोग तो मंगल पे जा रहे हैं। अर्थशास्त्र के लिए विकास पथ धारणीय यदि पूंजीगत परिसंपत्ति का स्टॉक उतना ही रहता है समय के साथ बढ़ जाता है। तो यहाँ पे धारणीय विकास ऐसा विकास जो सभी लोगों की बुनियादी आवश्यकताओं विशेषकर निर्धन व्यक्ति की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करता है। आपने इसके बारे में 12th क्लास में भी पढ़ा होगा, ये इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। धारणीय विकास का क्या उद्देश्य है? भविष्य की पीढ़ियों की जरूरत को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान जरूरतों को पूरा किया जा सके। तो यहाँ पे जैसा बता चुका हूँ मैं, इसमें इसका उद्देश्य क्या है? संसाधनों का धारणीय न्यायपूर्ण प्रयोग ताकि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना बगैर वर्तमान और भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे, ये भी इसका उद्देश्य है। एक सबसे बड़ा जीवन सहायक तंत्र को आगे नुकसान से बचाना, जो हमारा इन्वायरमेंट है उसको बचाना, और जैव विविधता जो हमारी जैव विविधता व अन्य संसाधनों व लंबी अवधि तक खाद्य सुरक्षा के लिए संरक्षण और पोषण करना। धारणीय विकास कैसे प्राप्त किया जा सकता है? तो यहाँ पे ये जैसे यहाँ पे पॉइंट लिखे हुए हैं। नवीकरणीय संसाधनों का नियंत्रित प्रयोग करके, गैर नवीकरणीय संसाधन का प्रयोग करके, आगत कुशल बनाना, प्रदूषण नियंत्रण करके और जनसंख्या वृद्धि पे नियंत्रण। तो नवीकरणीय संसाधन क्या है? जैसे कि हमारे जो भी संसाधन हमें प्रकृति से मिलते हैं, पेट्रोल इत्यादि जो भी हो गया, कोयला इत्यादि, इन सब का सही प्रकार से उपयोग करके, ताकि जो इसका निष्कर्षण हम कर रहे हैं वो उसकी जो पुनः सृजन की दर है उससे अधिक ना हो। मतलब हम इसका इस प्रकार से उपयोग करें ताकि ये फिर से स्वयं को बनाने के लिए तैयार हो जाए। और जैसे पर्यावरण को हम इतना प्रदूषित कर रहे हैं कि वो ठीक से खुद को रिपेयर भी नहीं कर पा रहा है और इस वजह से प्रदूषण बढ़ रहा है। जैसे समुद्र है, समुद्र जो है वो सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड सोखता है, लेकिन हमने समुद्र को भी इतना ज़्यादा पोल्यूटेड कर दिया है और उसने भी इतना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड सोख लिया है कि अब उसके अंदर जो जलीय जीवन है उसको भी नुकसान पहुंच रहा है। गैर नवीकरणीय को नवीकरणीय संसाधनों से प्रतिस्थापित करना या फिर गैर नवीकरणीय संसाधनों का उपयोग करना। क्योंकि गैर नवीकरणीय संसाधन खत्म हो जाते हैं तो नवीकरणीय संसाधनों को प्रतिस्थापित को विकसित किया जाना चाहिए ताकि समय के साथ सेवाओं का प्रभाव बना रहे। इसका अर्थ है कि गैर नवीकरणीय संसाधनों की विकसित की दर नवीकरणीय प्रतिस्थापितों के सृजन की दर से अधिक नहीं होनी चाहिए। उसमें हम सब जो नॉन रिन्यूएबल है उनका यूज़ कर सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे मैं रिन्यूएबल सोर्सेज में पेट्रोलियम, कोल इत्यादि का नाम ले लिया था, लेकिन वो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज में आएंगी। और इनपुट एफिशिएंट को बढ़ाना, जैसे यहाँ पे लिखा है कि आगत उपभोगी ना बनकर हम आगत कुशल बनने के लिए तकनीकी विकास किया जाना। मतलब हम उपभोगी ना बन करके हम अपने स्किल्स को बढ़ा करके जो हमारे डेवलपमेंट, जो हमारी प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ा करके जो प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का प्रयास करें ताकि हम अपने संसाधनों का शोषण कम कर सकें। प्रदूषण नियंत्रण, प्रदूषण उत्सर्जन को पर्यावरण की अवशोषी क्षमता तक सीमित किया जाना चाहिए। कि जितना हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं उससे ज़्यादा जो उसकी अवशोषी करने की क्षमता हो वो अधिक होनी चाहिए, जिससे कि पर्यावरण को नुकसान कम पहुंचे। जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करना, ये तो सभी को ये पॉइंट मानना। स्ट्रेटेजीज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? तो
धारणीय विकास वर्तमान पीढ़ी को न केवल नकारात्मक पर्यावरणीय प्रभावों की ऊंची अवसर लागत से बचाएगा, बल्कि भावी पीढ़ी की के हितों की भी रक्षा करेगा। तो यहाँ पे वही सारी बातें आ जाती हैं। स्वच्छ ईंधन का प्रयोग, लघु जलीय संयंत्र की स्थापना करना, परंपरागत ज्ञान प्रणाली करना। जो हमारा परंपरागत ज्ञान है, कुछ ऐसे सिस्टम है जो हमारे परंपरागत समय में बहुत अच्छे थे, उनका उपयोग करना। फिर जैविक खाद का उपयोग करना, जिससे हमारी जो भूमि है उसका प्रदूषण कम। जैविक कीटनाशकों पर नियंत्रण करना, जो हम कीटनाशक उपयोग करते हैं उन पर कंट्रोल करना। ओवर उत्पादन के आधारणीय ढांचों में परिवर्तन करना। तो मैं इसको स्क्रॉल कर देता हूँ, आप इसे पढ़ लेना। यहाँ पे स्वच्छ ईंधन का प्रयोग बता रखा है कि सीएनजी जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है उसके प्रयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र हैं जो वहाँ पे जो कि लकड़ी इत्यादि उपले इत्यादि का प्रयोग किया जाता है, और इसलिए हमें उसकी जगह एलपीजी और गोबर गैस के प्रयोग को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। लघु जलीय संयंत्रों की स्थापना की जानी चाहिए। मिनी हाइडल प्लांट जो होते हैं, जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में सभी जगह झरने पाए जाते हैं, तो हम वहाँ पे छोटे छोटे जो बिजली उत्पादन करने वाले जो प्लांट है उनको लगा सकते हैं। इस प्रकार से लगाए कि जो वहाँ का पर्यावरण है वो भी बचा रहे। छोटे छोटे लगाने हैं। और यहाँ पे इन झरनों का प्रयोग लघु जलीय संयंत्र द्वारा उत्पादित बिजली उत्पादन करने के लिए किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त बड़े पैमाने पर संचरण मीनारों और तारों की आवश्यकता ऐसे संयंत्रों में नहीं होती है। और यहाँ पे जैसे परंपरागत ज्ञान है, प्रणाली बता रखी है। पारंपरिक रूप से भारतीय लोग पर्यावरण के निकट रहे हैं। आपको भी पता हो कि हमारे देश में जो पर्यावरण है उसके ज़्यादा ही निकट लोग रहे हैं। विकसित देशों की भी तुलना में पर्यावरण को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। हालांकि अब जैसे जैसे विकास हो रहा है उतना ही ज़्यादा पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है। जैसे पेड़ पौधों को पहले हमारे देश में बहुत पूज्य माना जाता था। उनका संरक्षण भी किया जाता था, जैसा कुछ तो आंदोलन पता होगा। और फिर उसके बाद जो नदियां था उनको भी बहुत पूज्य माना जाता था, लेकिन जो इंडस्ट्रियल जो उद्योगपति हैं उनके लिए तो नदियां केवल एक संसाधन के रूप में वो लोग उसे मानते, पूज्य नहीं मानते। इस वजह से उसमें प्रदूषण बढ़ गया है। और आजकल लोगों की मेंटेलिटी भी ऐसे ही हो गई है कि वे नदियों इत्यादि की तरफ कोई भी कुछ भी ध्यान नहीं देते हैं। उनको केवल अपने उपभोग से मतलब रहता है। लेकिन तब भी वो लोग सोशल मीडिया पर ये जताते हैं कि उन्होंने वो पर्यावरण संरक्षण के लिए बहुत एकदम तत्पर हैं। वो पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए एकदम मजबूती से डटे हुए हैं और उसके लिए काम कर रहे हैं, जो कि सब कुछ झूठा रहता है। और यहाँ पे जैसे यहाँ पे बताया रखा है कि भारत में जो आयुष है, जो उपचार के लिए जाना जाता है, जो हमारा एक आयुर्वेदिक संस्थान है और यूनानी चिकित्सक है, वहाँ पे औषधि गुण से युक्त पौधों की लगभग 15,000 प्रजातियाँ हैं। और इसमें और भी चीज़ें हैं, जैसे कि हमने पश्चिमी पद्धति का जो हमने जो भी अपने यहाँ उपचार करने की जो भी पश्चिमी पद्धति अपनाई है उसके कारण जो हमारी आयुर्वेद है, यूनानी है इत्यादि, उनसे बहुत ज़्यादा नुकसान मतलब कि उनकी उपेक्षा कर दी गई है। तो यही सब यहाँ पे आ जाता है कि पर्यावरण को हमने स्वयं ही नुकसान पहुंचाया है। अपने उपभोग के लिए उन सबको बर्बाद करा है। आप हर जगह देखेंगे, अगर आप शैम्पू भी यूज़ करते हैं तो आप बस या साबुन यूज़ करते हैं नहाने के लिए, तो आप उसको बस पानी में घोल करके उसको एक बार देखिएगा, थोड़ी देर रहने दीजिएगा, उसके ऊपर वाइट वाइट सी परत जम जाएगी। इससे मतलब हम अपने शरीर में केमिकल्स ही लगा रहे हैं और उन केमिकल्स को पानी में छोड़ रहे हैं। ये पूरी की पूरी एक प्रणाली के अंतर्गत आ जाता है। उद्योगपति ऐसा ही करते हैं। वो पहले तो नदियों को पॉल्यूट करते हैं, फिर उसके बाद जो साबुन है उसको आपके शरीर पर लगाते हुए पानी बहुत ज़्यादा गंदा है और इस गंदगी को धोने के लिए आपको साबुन की आवश्यकता होगी। और उसी साबुन को लगाने से जो केमिकल्स होते हैं वो सब जाकर के नदियों को प्रदूषित करते हैं। फिर उसके बाद आपको पीने के लिए भी पीने के लिए जो साफ पानी है उसकी आवश्यकता होती है, तो उसके लिए भी कंपनियां होती हैं।
तो ये सब का पूरा एक चक्र के रूप में चलाया जाता है। पूरा का पूरा जो आप अगर कभी गौर करें तो ये पूरा का पूरा एक जो हमारा प्रोडक्शन सिस्टम है वो इसी पर बेस्ड रहता है कि एक चीज़ को खराब करोगे तभी मांग बढ़ेगी। जैसे कि कोको कोला की कंपनियां भी कई बार करती हैं। तो हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। जैविक खाद्य का प्रयोग जो बायो कंपोस्ट जैसे गोबर इत्यादि हो गया उसका प्रयोग में काफ़ी बढ़ाना चाहिए। जो हमारे रासायनिक उर्वरक हैं उसके प्रयोग को कम करना चाहिए क्योंकि ये उत्पादन में दीर्घकालिक वृद्धि नहीं कर सकते। आपको इसमें तत्कालिक वृद्धि तो दिखेगी, जैसे हरित क्रांति के समय तो आपने वृद्धि देखी होगी कि बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे इनका प्रयोग बढ़ता जाता है तो भूमि की जो स्वयं की क्षमता होती है उत्पादन करने की उसमें कमी आ जाती है, जिसकी वजह से हमें इसका और ज़्यादा उपयोग करना पड़ता है। आपने देखा होगा कि जिन क्षेत्रों या खेतों में जो हरित क्रांति के समय जहाँ रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया गया था वहाँ अब और ज़्यादा बड़े पैमाने पर इनका प्रयोग किया जाता है और वहाँ पे रसायन इत्यादि इत्यादि डाले जाते हैं। लेकिन जो जैविक खाद होती है वो स्वयं शुरू में तो आपको निम्न उत्पादन देगी, लेकिन दीर्घकाल में आपको इससे बहुत ज़्यादा उत्पादन होगी। इससे जो मिट्टी की उर्वर क्षमता होती है, उत्पादन क्षमता होती है, उसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाती है। उसमें कोई केमिकल्स नहीं डलते, इत्यादि चीज़ें आ जाती हैं। तो यहाँ पे और कीट बायोपेस्ट है उसकी भी यहाँ पे बात बताई जा रही है कि यहाँ पे जैविक की जगह रसायन आएगा। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें हैं जो हरित क्रांति के समय आगमन के समय हम लोगों ने अपनाई थी, उसी के बारे में हो रहा है बातें यहाँ पे की जा रही हैं कि इससे ना केवल भोज्य पदार्थ दूषित होते हैं बल्कि जल क्षेत्र भी प्रदूषित होता है, क्योंकि जब आप कीटनाशकों का प्रयोग करते जाएंगे तो वो धीरे धीरे ज़मीन को सोख लेती है और जब ये ज़मीन इनको सोख लेगी तो पेस्टिसाइड ज़मीन के अंदर जो हमारा वाटर सिस्टम है उसके अंदर जाके उसको प्रदूषित करता है। इसी वजह से आपने कई क्षेत्रों में देखा होगा कि पानी भी जहरीला आता है। तो यही सब चीज़ें हैं। अ, उपभोग और उत्पादन के अवधारणीय ढांचों में परिवर्तन करने की हमें आवश्यकता है। बढ़ती क्रय शक्ति, अपव्ययपूर्ण उपभोग, बाजार से जुड़ा उपभोक्तावाद विकासशील देशों के संसाधन आधार पर गैर और अधिक दबाव डालता है। इसे शिक्षा और सार्वजनिक जागरूकता द्वारा दूर किया जाना चाहिए। कुछ क्षेत्रों में उपभोग और उत्पादन की वांछित सीमा और मानक तय किए जाने चाहिए। तो ये यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट आ चुका है। अब हम अगले वाले पार्ट में इसमें पर्यावरणीय समस्याओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी अगर सीखने को मिला हो या कुछ समझ में आया हो तो कृपया कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जिसको इस वीडियो की आवश्यकता है, जिसके पास ये सब्जेक्ट है उसको शेयर करें और चैनल और हमारी वीडियो को लाइक करें अगर आपको अच्छा लगा हो। धन्यवाद।